Hello everyone, welcome back to the Hit the Batch of Radhika classes. From this lecture we will start with the chapter coordination compounds. ठीक है, तो coordination compounds होते क्या है वो पढ़ेंगे. फिर उसके बाद इसमें आप अब नया क्या सीखोगे, IUPAC नेम. आपने ऑर्गेनिक कर ली, ऑर्गेनिक में IUPAC नेम की. अब ऐसा ही आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है इसमें क्या करना है, कुछ नए तरीके से IUPAC नेम को सीखना है. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पहले डी एंड एफ करना चाहिए था, उसके बाद कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करना चाहिए था, बट ये चैप्टर थोड़ा इजी है और इसमें कुछ टर्म्स ऐसी है जो आपको डी एंड एफ ब्लॉक में यूज करनी होंगी. तो इसलिए मैं पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगी, फिर उसके ये जल्दी भी हो जाएगा, फिर उसके बाद हम डी एंड एफ पे जाएंगे. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, ठीक है, वो क्या होगा उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे. तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ो तो उसमें क्या होगा, आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम होगा. ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, और वो सेंट्रल मेटल एटम आप बीच में, और इसके चारों तरफ आपके पास यहाँ पे लिगेंड्स लगे होते हैं. ठीक है, क्या लगे होते हैं, लिगेंड्स लगे होते हैं. वो कितने भी हो सकते हैं लिगेंड्स. मेनली जब हम +2 क्लास में अब पढ़ रहे हैं सीबीएसई में, तो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ या तो आपको 4 लिगेंड्स लगे हुए दिखेंगे, या फिर आपको क्या कितने लिगेंड्स लगे हुए दिखेंगे, 6. ठीक है, 4 या 6, हमने सिर्फ इसी पे डिस्कस करना है. अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ये होगा डी ब्लॉक का. ये कहाँ से बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से. ठीक है, और जो इसके चारों तरफ लिगेंड्स लगे हुए हैं वो आपको कुछ भी अनायनिक स्पीशीज हो सकती हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या वो न्यूट्रल चीजें हो सकती, न्यूट्रल स्पीशीज हो सकती है, या वेरी रेयरली कोई ऐसा जो केटाइनिक भी हो. ठीक है, जो ये एल मैंने लगाए हैं ये क्या होते हैं, लिगेंड्स. लिगेंड्स बताती हूँ अभी क्या होगा. ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, मेनली ये नेगेटिव होगा. पॉजिटिव भी हो सकता है जो कि बहुत रेयर होता है, मेनली ये नेगेटिव चार्ज में ही होते हैं, या फिर ये कई बारी न्यूट्रल भी होते हैं. न्यूट्रल मींस नो चार्ज. ठीक है, रेयरली कोई एक आधा केस होता है पॉजिटिव का, जो कि एनसीईआरटी में तो आपके सिलेबस में है ही नहीं. ठीक, तो अब आगे आपने क्या करना है, लिगेंड्स जो ये यहाँ पे लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, यहां से इधर मेटल के साथ डेटिव बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, डेटिव बॉन्ड का दूसरा नाम कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड भी होता है. वो क्या करेंगे, लिगेंड्स के पास ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ज्यादा. ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से सेंट्रल मेटल एटम को कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब अपने पास भी इलेक्ट्रॉन रखेंगे और इधर भी उनको कंट्रीब्यूशन देंगे. ठीक है, लिगेंड्स डोनेट को छोड़ के कंट्रीब्यूट देयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द मेटल. ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, डी ब्लॉक का. ठीक है, डी ब्लॉक. आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है. ये बीच में जो डी ब्लॉक है ये सेंट्रल मेटल एटम उससे बिलोंग करता है, ये उससे बिलोंग करेगा. क्लियर है कि कैसे करना है. तो क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स होंगे, are a special class of compounds in which the metal atom or ion are bounded to a number of anions or neutral molecules. पॉजिटिव भी होते हैं लेकिन रेयर होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं. are bound by number as the central metal atom in the complex ion form. सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स के साथ कौन सी बॉन्ड बनाने वाला है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड. ठीक है, उसके चारों तरफ. इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे आयंस को हम क्या नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. ठीक है, तो मतलब समझ आया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते क्या है, बीच में एक सेंट्रल मेटल एटम, कहां से बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, चारों तरफ लिगेंड्स जो कि मेनली नेगेटिव चार्ज के होते हैं, रेयरली कोई एक आधा पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट इज नॉट इन द सीबीएसई सिलेबस, कॉम्पिटिटिव में है, या न्यूट्रल. चारों तरफ लगे होंगे. वो क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाएंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स की, और वो जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है उस कॉम्प्लेक्स को क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है उस कॉम्प्लेक्स को, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड. कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड. ठीक है, तो आप इसको साथ साथ यहाँ पे देखते भी रहना कि क्या लिखा हुआ है. देखो, सेंट्रल मेटल एटम, चारों तरफ लिगेंड्स,
ये मेटल एटम जो है अनायनिक भी हो सकता है, लिगेंड्स जो है अनायनिक भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और न्यूट्रल भी। ठीक, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद आगे, अब आपने आगे क्या करना है, जो सेंटर में मेटल लगा होगा ये यहां से बिलोंग करेगा। जो मेटल लगाए हैं ना वो कौन सा होने वाला है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसके अलावा प्लेटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। मेनली डी ब्लॉक में 3D सीरीज को यूज किया जाता है, सेंट्रल मेटल एटम जिसके चारों तरफ क्या लगे होते हैं, लिगेंड्स लगे होते हैं। तो ये वो सेंट्रल मेटल एटम है जिनका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक, तो ये आपके पास यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप इनको यहाँ से नोट कर लेना। उसके बाद ये यहाँ पे ये क्या है, चार्जेस और लिगेंड्स विद देयर चार्जेस। सपोज आपको कोई मेटल दे दिया, हम पहले इसमें एक मेटल ले लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। अब मैंने एक डी ब्लॉक का एलिमेंट लिया Fe, ठीक है, इसके साथ क्या लगे हुए हैं, लिगेंड्स लगे हुए हैं, CN6-3, कुछ भी बनाओ, कुछ भी, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया। स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा लगाना जरूरी है। स्क्वायर ब्रैकेट का पहला एलिमेंट ये होगा, स्क्वायर ब्रैकेट पहला एलिमेंट जिसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम विच बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। उसके बाद चारों तरफ वो किससे सराउंड है, Cn से। 6 यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, लिगेंड्स। ये क्या है, लिगेंड्स। ठीक है, ये क्या है, लिगेंड्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, इसके ऊपर -3 है। सेंट्रल मेटल एटम इसमें Fe है, लिगेंड्स क्या है, Cn। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि Cn लिगेंड्स होगा, बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं। तो ये लिगेंड्स की कुछ टेबल आपको दे रखी है, FCl, BrIOH, ठीक है, कार्बोनेट, ये सारे आपको लिगेंड्स दे दिए जो कि आपको ध्यान होने चाहिए। ये उनके नाम है, फ्लोरो, क्लोरो। अगर ना इधर देखो, इधर ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ क्या मेंशन कर रखा है, अगर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट डाल रखी है और उसके अंदर इनसाइड लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल रखी है और उसके आउटसाइड लिखा है डेंसिटी लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको दे दिया कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, ये टेबल आपको पूरी ध्यान से देखनी होती है। ये दे दिया, आप नोट करोगे, ये दे दिया Fe, CN6, Cl3, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स मैंने ऐसे ही बना दिया। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दे तो इसकी जगह कुछ और लिखते हैं अभी, NH6, ये दे दिया। ठीक है, और दूसरी बार आपको क्या दे दिया, Fe, Cl6, NH3। मैंने कुछ भी कॉम्प्लेक्स बना के ऐसे ही लिख दिए अभी, तो इनका नाम नूम नहीं, अभी सिर्फ आपको समझना है। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या देखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट ये आपका कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला आपका कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर आप क्या देख रहे हो, एक बार Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और एक बार Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, ये दिख रहा है। तो अभी जब आप नाम लिखोगे इनके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो तो O पे खत्म होता है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोराइडो। O पे खत्म होगा, या क्लोरो भी बोल देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो तो E पे खत्म होता है, तो इसका नाम होगा क्लोराइड। ठीक, तो ये भी फर्क आते हैं इसके। Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो क्लोराइडो O पे खत्म होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो वो E पे खत्म होगा, क्लोराइड। अगर आप इसको O पे खत्म कर देते हो, इट मींस योर IUPAC नेम इज रोंग। तो अंदर है तो क्लोराइडो, बाहर है तो क्लोराइड। तो उसी बेसिस पे ये टेबल बनी हुई है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है FCl, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, हाइड्रोक्सो, कार्बोनेटो, नाइट्रिटो, O पे खत्म हो रहे हैं। और अगर बाहर है तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ये सारी टेबल बना दी।
ठीक है, इस तरह से आपको ये टेबल को बिल्कुल अच्छे से बनाना है, नोट डाउन कर लेना है। अब उसके बाद आगे और किस बात का ध्यान रखना है इसमें, डेंटिसिटी का। डेंटिसिटी क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये NH3 लिया, इसके पास यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो डेंटिसिटी जैसे अब आप पीछे देखोगे EN लिखा है, NH3 लिखा मिलेगा आपको, और भी मिलेंगे, Cl मिलेगा। डेंटिसिटी का मतलब होता है डोनेटिंग साइट, कितनी जगह से ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो Cl सिर्फ एक ही जगह से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसको बोलेंगे इसकी डेंटिसिटी 1 है। जो हमारा NH3 होता है वो भी सिर्फ N से यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो उसकी डेंटिसिटी क्या है, 1 है। कुछ जैसे EN है, EN होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो इसके पास 2 अमाइन है, NH2 इधर भी लगा है, NH2 इधर भी लगा है, तो ये 2 जगह से अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, तो इसकी डेंटिसिटी 2 है। तो डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग साइट, ये कहाँ कितनी जगह से अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डोनेट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्लोराइड एक जगह से, क्लोराइड एक जगह से, ब्रोमाइड एक जगह से। उसके बाद आपने डेंटिसिटी को चेक करना है, यहाँ पे सबकी मेंशन कर रखी है किसकी डेंटिसिटी कितनी है, ठीक है, किसकी डेंटिसिटी कितनी है। क्वेश्चन EDTA पे आया हुआ है, EDTA होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, वो कितनी जगह से अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, 6 जगह से, तो उसकी डेंटिसिटी 6 है, उसकी डेंटिसिटी 6 हो जाएगी, ठीक। डेंटिसिटी मतलब कितनी जगह से उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के, कंट्रीब्यूट होने के चांस हैं, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लिगेंड्स के बारे में पढ़े। अच्छा, अब आगे आ जाता है ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होता है, हम ये पढ़ चुके हैं। सेंट्रल मेटल एटम होगा D ब्लॉक का, उसके चारों तरफ लिगेंड्स लगे होंगे, लिगेंड्स क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर देंगे सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, जो कि D ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि ऐसा होगा, तो अभी क्या होते हैं, कुछ साल्ट ना हमें ऐसे होते हैं डबल सॉल्ट, और कुछ होते हैं कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट। इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक। सबसे पहला फर्क ना देखते ही पता लग जाता है, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में ना स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती है, और इधर जैसे FeSO4, यहाँ से एक एग्जांपल ले लें, FeSO4 ये लिखा हुआ है, NH4 ये पूरा एग्जांपल लिखा हुआ है मोहर सॉल्ट का, जो कि लैब में प्रिपेयर भी करवाते हैं, ठीक। तो मैंने एक ये सॉल्ट लिख लिया, इधर भी एक सॉल्ट लिख लिया, ठीक, तो ये सॉल्ट मैंने यहाँ पे लिख लिए। अभी इन दोनों में फर्क क्या है, आपको कोई क्वेश्चन दे दें कि डबल सॉल्ट ढूंढो और कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इसमें से बताओ कौन सा है, सबसे आसानी से एक इसमें जो होता है वो ना हम यही पढ़ते आते हैं। वैसे तो आपको और भी पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले को देख के आपने बताना है, जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, D ब्लॉक का एलिमेंट दिख रहा है, लिगेंड्स दिख रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। इसके बीच में आपको क्या दिखेगा, डॉट्स दिखेंगी, क्या दिखेंगी, डॉट्स, की इसके अंदर फेरस सल्फेट है, इसके अंदर अमोनियम सल्फेट है, वाटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ना पानी मिला दिया, पानी मिलाते ही ये क्या होगा, टूट जाएगा, Fe अलग, सल्फेट अलग, अमोनियम अलग, वाटर अलग। उसके अंदर पानी मिलाएंगे तो वो क्या होगा, H2SO4, K तो अलग हो गया, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट थी उसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। डॉट डॉट तो चलो अलग बात हो गई, ठीक है, वो तो आप बता दोगे। जो हमारा डबल सॉल्ट होता है ना, व्हेन इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, जब उसके अंदर पानी मिलाते हैं, दे डिसोसिएट, वो टूट जाएगा। लेकिन जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, आप उसके अंदर पानी मिलाओ, वो कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, वो नहीं टूटता। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ मिल रहा है आपको, दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, ये पानी में मिलते तो टूट जाते हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज इन देयर सॉल्यूशन, जैसे ही पानी मिलेगा वो टूट जाएंगे।
दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन सोल्यूशन स्टेट। चाहे आप इसको सॉलिड में देखो, चाहे आप इसको पानी में मिला दो, ये वैसे के वैसे रहेंगे। They lose their identity in a dissolved state. They do not dissolve. They do not lose their. ये नहीं टूटेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। Their property are essential as the same of those of constituent species. मतलब क्या है, आपका जो ये FeSO4 हमने यहाँ पे बनाया, इसको मैंने डिसोसिएट कर दिया। जो आयरन की प्रॉपर्टी ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, वही प्रॉपर्टी ये टूटने के बाद भी दिखाएगा। ठीक है, जो आयरन की प्रॉपर्टी इसमें है मोहर सोल्ट में, वही इसमें होने वाली है। लेकिन जो आयरन की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, मतलब नॉर्मली वो जो भी सोल्ट एनालिसिस करने पे प्रॉपर्टी दिखाता है, जब वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है ना, वो प्रॉपर्टी सारी उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ चुका है, उसको लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। तो आयरन अब वैसा बिहेवियर नहीं दिखाएगा जो वो अकेले में दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ पे चाहे उसको किसी के साथ बना दो चाहे तोड़ दो, उसकी प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन आयरन जैसे ही कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसकी खुद की जो प्रॉपर्टीज होती है वो लूज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब आयरन जो था अब वो कॉम्प्लेक्स बना चुका है, तो उसकी खुद की जो अकेले में प्रॉपर्टीज थी अब वो नहीं दिखाने वाला। इन डबल सोल्ट द मेटल एटम एग्जिबिट नॉर्मल वैलेंसी। जब आप यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी +4 +2 +3 होगी, लेकिन कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में उनकी वैलेंसीज चेंज हो जाती है, क्योंकि लिगेंड्स लगे हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं उसके बेसिस पे हमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है डबल सोल्ट? आपसे पूछे डबल सोल्ट क्या होते हैं, पहले तो हम यही बोल देंगे, डोट लगी हुई हम पहचान लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं, आप बोलोगे जो सोल्ट पानी में मिल जाने पे टूट जाते हैं डबल सोल्ट, जो कॉम्प्लेक्स या सोल्ट पानी में मिलने पे अलग नहीं होते हैं कोऑर्डिनेटेड सोल्ट। ऐसा सोल्ट जो सोल्ट की फॉर्म में या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की फॉर्म में अकेला हो या सोल्ट बना दे, एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है डबल सोल्ट। अकेले में और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अलग अलग प्रॉपर्टी आ रही है, मतलब वो वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा, आयरन वो प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा जो वो सोल्ट पहले ही दिखाता था, सोल्ट बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, तो आप बोल दोगे कि वो तो कोऑर्डिनेटेड हो चुका है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, यहीं पे ये बातें लिखी हुई हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम विल गिव, देखो ये 4 डॉट 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 लगी हुई आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट आपका कॉम्प्लेक्स है, टूट जाएगा पानी में मिलते ही। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कोऑर्डिनेटेड आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड दैट रिटेन देयर आइडेंटिटी, जैसा है पानी में वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लिखा है ना, ये दे दिया, टूट गया FeSO4 क्रॉस, ये कभी नहीं टूटेगा, ये कभी नहीं टूटेगा। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस इनका ये हो गया। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल मेटल एटम स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, सेंट्रल एटम डी ब्लॉक से लिगेंड्स लगाओगे, 4 या 6 लिगेंड्स वाला पढ़ेंगे हम। ये आपने अब एक बात का ध्यान रखना है, वो बात आपकी क्या है, आपको ना ये बताओ, ये जो लिगेंड्स होते हैं इनकी डेंसिटी पे बहुत फर्क आता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, इनको बोलते हैं मोनोडेंडेंट, डेंडेंट, जिसकी डेंसिटी होती है वो टेबल से लिखोगे डेंसिटी 1। अगर ये 2 जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, बाइडेंडेंट, जिसकी डेंसिटी क्या होती है 2। 2 से ज्यादा पे करें तो मोर देन 2, जिसको पॉलीडेंडेंट भी बोल देते हैं, पॉलीडेंडेंट, जिसकी डेंसिटी 3 4 5 6 6 की ध्यान रखना किसकी होती है, EDTA की। ठीक, EDTA मतलब कितनी कंट्रीब्यूटिंग साइड्स हैं, कहां कहां से वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बेसिस पे लिगेंड्स द मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम, कोऑर्डिनेटेड मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूट दे रहे हैं। ये दे दिया CN कितने लगे, द 6th साइनाइड ग्रुप कोऑर्डिनेटेड बाय Fe+2, Fe के साथ कितने CN लगे हैं 6। ठीक, लिगेंड्स कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। मैंने आपको पहले ही बताया ये पॉजिटिव भी होते हैं रेयरली, नेगेटिव तो है ही, और न्यूट्रल भी होंगे। लुईस लिगेंड्स आर लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं आपको मैंने अमाइंस में पढ़ाया, जो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ से। और सेंट्रल मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन लेगा विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज लुईस एसिड, लुईस एसिड। ठीक,
उसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड, मोनो, यूनिडेंडेंट, मोनो भी बोलते हैं, पॉली, मल्टीडेंडेंट, एक और होते हैं एम्बीडेंडेंट्स लिगेंड्स। एम्बीडेंडेंट्स लिगेंड्स की कैटेगरी में आपने यहीं से लिख लेना है कौन कौन से आएंगे, CN, NO2, SCN। ठीक है, अब मैंने ना एक कॉम्प्लेक्स बनाया, उस कॉम्प्लेक्स में मैंने लिखा FeCN6, मैंने बहुत बार लिख दिया ये वाला कॉम्प्लेक्स, FeCN6-3। ठीक है, और इसी कॉम्प्लेक्स को मैंने लिखा FeNC6-3। क्या फर्क है CN और NC? एक बार सेंट्रल मेटल एटम को C अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक बार सेंट्रल मेटल Fe को कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, N। कौन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक बार C कर रहा है, एक बार N कर रहा है। ठीक है, एम्बिडेंट्स लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसके पास एक से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग साइट्स हो। If a ligand has 2 or more donor atoms, complex is formed, only one donor atom is attached। एक जैसा ही लिगेंड लगा है लेकिन उनकी डोनेटिंग साइट अलग अलग हों, ऐसे लिगेंड्स को क्या बोला जाता है, एम्बिडेंट लिगेंड। ऐसे ही NO2 N से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और O से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऐसे तरह के लिगेंड्स को क्या लिखा जाता है, एम्बिडेंट्स लिगेंड। जो एक जगह से ट्रांसफर करे मोनोडेंडेंट, जो दो जगह से करे बाइडेंडेंट। एक ही लिगेंड अपने एटम्स को उल्टा करके ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी, दोनों साइड से कर सकता है, तो एम्बिडेंडेंट लिगेंड्स। ठीक है, मोनोडेंडेंट वन डोनर एटम और वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एक ही जगह से, O से ही हो सकते हैं, H2O में एक ही जगह से जा सकते हैं, तो दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज मोनोडेंडेंट और यूनिडेंडेंट लिगेंड। One donor atom, one point of attachment and can coordinated with the metal atom at one site in a complex। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो दो साइड दिख रही है, इधर से भी जा सकते हैं, ऑक्सैलेटो का एग्जांपल है C2O4 का, आप टेबल लर्न करोगे आपको दिख जाएगा C2O4 दो जगह से कर सकता है, तो इसको बोलेंगे बाइडेंडेंट, डेंटिसिटी 2, दो जगह से EN का इथेन 1,2 डाइअमाइन दो जगह से। ठीक, तो ये आपको कुछ एग्जांपल, ये दो आपके सिलेबस में, इन दोनों को देख लेना। 2 और मोर एटम ऑफ अटैचमेंट, पॉलीडेंडेंट्स में बी बाइडेंडेंट, ट्राइडेंडेंट, टेट्राडेंडेंट, पेंटाडेंडेंट, हेक्साडेंडेंट। हेक्साडेंडेंट का एग्जांपल लर्न करना है आपको EDTA। ठीक है, नोट करते रहना सब कुछ। उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं, अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना सिखाऊंगी, फिर आपने वो करना है। सबसे पहले ना, जब आपने IUPAC नेम करने हैं, आपको एक चीज आनी चाहिए, वो क्या होता है, आइडेंटिफाई कर लो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट कैटायनिक है, आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है। ठीक है, कैटायनिक है या एनायनिक कैसे पहचानते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज लगाओ, मतलब कैटायनिक है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव का चार्ज लगाओ, मतलब एनायनिक है। दूसरा, स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो, उसके आगे कोई भी एस ब्लॉक या एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लगाओ, मेटल लगाओ, इट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। पीछे स्क्वायर ब्रैकेट है, आगे कोई मेटल लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, तब भी वो एक सेकेंड ये इधर आएगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स हो और पीछे पी ब्लॉक का कोई भी नॉन मेटल लगाओ, पी ब्लॉक का कोई भी नॉन मेटल लगाओ, तो वो क्या है, आपकी कैटायनिक। कोई भी आपका यहाँ पे एस ब्लॉक का एलिमेंट लगाओ, मेटल लगाओ और पीछे स्क्वायर ब्रैकेट हो। ठीक है, ऐसे। तो पहली आइडेंटिफिकेशन तो बहुत आसान है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव का साइन हो, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव का साइन हो। स्क्वायर ब्रैकेट आगे की तरफ हो, पीछे कुछ लिखा हुआ है, कैटायनिक। स्क्वायर ब्रैकेट पीछे की तरफ हो, आगे कुछ लिखा हुआ है, तो एनायनिक। पीछे की तरफ है कैटायनिक, एनायनिक, स्क्वायर ब्रैकेट आगे की तरफ है कैटायनिक, आगे वाली कैटायनिक, पीछे वाली एनायनिक। इस तरह से आपने पहचानना है। पहचानने के बाद दूसरी बात क्या होगी, आपने क्या करना है, जब अगर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट कैटायनिक होगी
तो वो सिंपल मेटल के नेम पे खत्म होगी। सिंपल मेटल का आपने क्या लिख देना है, नेम लिख के उसको एंड कर देना है। बट अगर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट अनायनिक है, मेटल का नेम, फिर उसको एंड करने से पहले 8 लगाओगे, फिर एंड करोगे, ठीक है। तो अनायनिक में आपने वहां पे 8 लगाना है, 8 लगाना है। कैटायनिक पॉजिटिव चार्ज लगाओ या आगे की तरफ, वो पीछे कुछ पी ब्लॉक का मेटल, नॉन मेटल लगा है, मेटल का नेम लेके एंड कर दो। अनायनिक है, नेगेटिव है या पीछे की तरफ है, मेटल का नेम 8 फिर एंड करोगे। ठीक, कैसे? अब मैं आपको लिखने सिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इनका एंड करना है। ये नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स वो मैं आपको खुद से ही सिखा देती हूँ किस तरह से करेंगे। आपको सबसे पहले इसमें नाम लिखना है पीटी। सबसे पहले जो काम होगा पीटी Cl4 -2। नाम लिखने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? वो जो टेबल दिखाई थी ना, ये वाली टेबल जो आपको दिखाई है, यहां से ये टेबल आपको लर्न हो जानी चाहिए, ये वाली टेबल, ठीक है। जैसे Cl है, Cl यहां से टेबल देखिए, Cl उसका चार्ज -1, तो ये टेबल आप नोट करोगे, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। अब चार्जेस आपको मैं साथ साथ बताती रहूंगी, आपने खुद से देख के करने हैं कि कैसे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर हम इनके नाम भी लिख लेंगे। जो सेंट्रल मेटल एटम का पहला एलिमेंट है ना, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो, पहला एलिमेंट x, डी ब्लॉक का ही होगा, प्लस Cl के ऊपर टेबल में से चेक करोगे -1 इज इक्वल इंटू 4 इज इक्वल टू -2, ठीक। x प्लस का साइन, दूसरे एलिमेंट पे जाने से पहले प्लस, Cl के ऊपर -1 होता है, इंटू 4 इज इक्वल टू में स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -2 था, x -4 -2 x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 x इज इक्वल टू 2। पॉजिटिव आना चाहिए हमेशा। इस तरह से आपने चार्जेस निकालने हैं। दो मैं आपको और बता रही हूं, फिर बाकी आप अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। अब आपने ना साथ साथ मुझे ये भी बताते रहना है, ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। टेबल पहले ध्यान रखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के टाइनिक है या अनायनिक, तो ये तो आराम से आगे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, सो दिस इज अनायनिक ब्रैकेट, दिस इज अनायनिक ब्रैकेट, अनायनिक। एक और करते हैं। अनायनिक ब्रैकेट होने के बाद अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़े, तो मैं आपको करा रही हूं K3Fe, एक सेकेंड, K3FeCN6, इसका नाम लिखो। नाम तो बाद में, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पोटेशियम एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, अनायनिक ब्रैकेट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट पीछे की तरफ है, तो जब वो पीछे की तरफ होती है तो वो अनायनिक होती है। सबसे पहले आपने ढूंढ लिया कि जो कॉम्प्लेक्स है वो अनायनिक है, ये आपको ढूंढना आना चाहिए। पीछे की तरफ अनायनिक, आगे की तरफ कैटायनिक। ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर 192881, तो इसका चार्ज है 1 इंटू में 3। स्क्वायर ब्रैकेट का पहला एलिमेंट जो होता है हमेशा x, इसी का हमने निकालना होता है। Cn का चेक करोगे -1 इंटू में 6। अब ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं है क्योंकि आगे ये लग चुका है, कुछ नहीं लिखा, 0, ठीक है। कुछ लिखा होगा तो कर देंगे, नहीं तो 0, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में आगे की तरफ कुछ हो या पीछे की तरफ कुछ हो तो 0 ही आता है हमेशा, ठीक है। 3 + x -6 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो ये आपको निकालने आने चाहिए कि किस तरह से निकलेंगे। एक और बता रही हूँ, फिर आपने आप ही सारे करने हैं। अब कर लेते हैं 5th वाला, CrNH3 ट्वाइस Cl3, ठीक। स्क्वायर ब्रैकेट का पहला एलिमेंट x, अमाइन पे टेबल में से चेक करोगे 0। सबसे पहले तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। जब टेबल लर्न हो गई, वो लीगेंड्स 20-21 जो लिखे हुए हैं उनके साथ आपने लर्न कर लिया तो इजी है, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। वो टेबल ही लर्न करनी है, बाकी सारा तो यहाँ पे आराम से हो जाता है।
इसका नाम लिखो, ठीक। तो x, पहला एलिमेंट हमेशा x, स्क्वायर ब्रैकेट का पहला, स्क्वायर ब्रैकेट में जो सबसे पहले हो x, 0 इंटू 3, अमाइन पे 0 होता है, -1 इंटू में 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3, ठीक। निकाल लोगे, हो जाएंगे चार्जेस, आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आ जाए, राइट IUPAC नॉर्म्स, पहले हम फॉर्मूले इनके हम नाम लिखेंगे। तो मैं आपको पहले वाले का लिख के दिखा रही हूँ, CO NH3 6Cl3, और एक हम नेगेटिव वाला ले लेते हैं, उसमें हम लेंगे यहीं से कोई उठा लेते हैं, K3 FeCN6, इन दोनों के नाम लिखेंगे। तो आपने ना सबसे पहला काम क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। x 0 इंटू में 6 -1 इंटू में 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। ये चार्जेस निकाल लिए, ऐसे इसका निकालोगे, इसका x इज इक्वल टू 3। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, ढूंढो आपका कॉम्प्लेक्स जो है केटाइनिक है या एनाइनिक है। स्क्वायर ब्रैकेट आगे की तरफ होती है तो केटाइनिक, पीछे की तरफ होती है तो एनाइनिक। मैंने उन्हीं के 2 एग्जांपल लिए हैं, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज से पता लग ही जाएगा। अगर वो एनाइनिक है तो दैट्स एंड विद द 8, और अगर वो केटाइनिक है तो दैट्स एंड विद द सिंपल मेटल नेम, फिर 8 उट कुछ नहीं लगाना। अब मुझे लिखना है नाम, नाम लिखने के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे, यही आगे। सबसे पहले जब स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो, स्क्वायर ब्रैकेट का जब नाम लिखना है ना, तो लीगेंड्स को पहले प्रेफर करना है, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल। स्क्वायर ब्रैकेट में नाम जब लिखो, यहां से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुई, इसको नहीं देना पहले, पहले लीगेंड्स, जितने लीगेंड्स है उनका नाम लिख दो। तो लीगेंड्स लगा हुआ है अमाइन, टेबल में से चेक करोगे इसका नाम अमाइन होता है। कितने लगे अमाइन, 6। हेक्सा, स्पेस दिए बिना, अमाइन, थोड़ा सा स्पेस देना बिल्कुल, इसको बोलते हैं कोबाल्ट, बिल्कुल जरा सा स्पेस देके कोबाल्ट। कोबाल्ट का नंबर निकला है 3, तो यहां पे रोमन नंबर में 3। अब बाहर लगा हुआ है क्लोराइड। अब ना गलती क्या हो जाती है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो 6 था उसका तो यूज कर लिया हेक्सा, लेकिन जो बाहर है ना उसका 3 यूज नहीं करते, ठीक है। उसको ट्राई क्लोराइड लिखना नहीं है, उसको सिंपल क्लोराइड लिखना है। तो बाहर वाला सिंपल कहलाएगा क्लोराइड, ट्राई नहीं लिखोगे, ओ नहीं करोगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ओ क्लोराइडो करते हैं, बाहर क्लोराइड लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो नंबर होते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है, बाहर वालों का सिंपल क्लोराइड लिखना है, ट्राई ट्रूई कुछ यूज नहीं करना, ठीक। जैसे इसका नाम लिखा, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले इसको लोगे पोटेशियम, लेकिन ट्राई पोटेशियम नहीं, सिंपल पोटेशियम, पोटेशियम। फिर उसके बाद हेक्सा। अब जब स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाए ना, लिगेंड्स को पहले प्रेफर करते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम को बाद में। हेक्सा, पोटेशियम के साथ ट्राई नहीं लिखना, हेक्सा। CN को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सियानो बोलते हैं और बाहर आइसो वो बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, सियानो। अब स्क्वायर ब्रैकेट हमारी 8 पे खत्म होने वाली है क्योंकि वो एनाइनिक है। Fe को अगर वो कैटाइनिक हो तो फेरस बोलते हैं, और अगर एनाइनिक हो तो फेरेट, क्योंकि 8 पे खत्म होना है, फेरेट। तो ये खत्म होगा, थोड़ा सा स्पेस देके, फेरेट। क्या चार्ज निकला हुआ है इसका, 3। क्या चार्ज निकला है, 3। पोटेशियम, यहां से ट्राई यूज नहीं करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में डाई, ट्राई, पेंटा, टेट्रा जो भी होता है यूज करते हैं, बाहर हो चाहे आगे चाहे पीछे, ट्राई ट्रूई कुछ यूज नहीं करना, सिंपल पोटेशियम। फिर लिगेंड्स को पहली प्रेफरेंस हेक्सा, सियानो, थोड़ा सा स्पेस देके फेर 8, क्योंकि ये अनाइनिक है, जो उसका चार्ज निकला। क्लियर है कैसे करने हैं। तो एक और बता रही हूं, फिर ये आप करोगे और जो सा ना निकले मुझसे पूछ लेना, ठीक है।
अभी और करेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको आने चाहिए ये। टेबल लर्न होगी तो सारे बन जाएंगे। अब पीटी, ये मैं आपको सेकंड बता रही हूँ, NH3 ट्वाइस Cl NH2 CH3 Cl। आप अगर अब इसका कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले X अमाइन पे 0 होता है, आपको बस चार्जेस लर्न हो, Cl का -1 होता है, NH3 का ये मिथाइल अमाइन का 0 होता है, Cl का -1 इज इक्वल टू 0। आपको टेबल लर्न होनी चाहिए कि इनके चार्ज क्या है और इनका नाम क्या है। 0 -1 0 -1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। NH3 का नाम होता है अमाइन, डाई को नहीं देखना, इसका नाम है अमाइन, इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है मिथाइल अमाइन। ठीक है, अभी आपने ना इनके नाम लिखने हैं, 3 लिगेंड्स लगे हुए हैं, अमाइन, क्लोरो, मिथाइल अमाइन, ये डाई ट्राई कुछ भी हो, इनके नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, चाहे उसके आगे डाई भी लगेगा, डाई ट्राई को प्रेफर नहीं करना। अमाइन, क्लोरो, मिथाइल अमाइन, अल्फाबेटिकली पहले अमाइन आएगा, ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर एम आएगा। तो नाम लिखने के लिए पूरा नाम स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम से पहले प्रेफरेंस होती है लिगेंड्स की, लिगेंड्स 3 अलग अलग लगे हुए हैं तो अल्फाबेटिकली चलोगे, अमाइन कितने लगे हैं 2, डाई तो इसकी प्रेफरेंस नहीं है, इस डी की प्रेफरेंस नहीं है, ए की प्रेफरेंस है, क्लोरो, मिथाइल अमाइन, फिर उसके बाद प्लेटिनम, तो ये ए की लाइन में आना चाहिए, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम या प्लेटिनेट, स्क्वायर ब्रैकेट आगे की तरफ है, आगे की तरफ है तो कैटाइनिक है, कैटाइनिक में तो 8 लगाना नहीं, तो सिंपल प्लेटिनम, प्लेटिनम का चार्ज कितना निकला 2 रोमन नंबर में, सेम लाइन में कंटिन्यू करोगे, स्पेस वो नहीं है, फिर आगे लिखेंगे बाहर लगा Cl, क्लोरो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे क्लोराइड, तो यहीं आगे कंटिन्यू करके क्लोराइड, चाहे इसके साथ कुछ भी लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, हमने इसका कोई नंबर नहीं लेना, नंबर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का लिया जाता है, क्लोराइड। क्लियर है कि कैसे लिखना है। अब एक और आपको मैं बता दूं, वैसे मैंने सारे ही करा दिए, फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी कि किस तरह से हो सकते हैं। ठीक, अब एक और, जब आपको कोई नाम ऑर्गेनिक का दे रखा हो, जैसे आपको दे रखा है COEN, जब टेबल लर्न हो जाएगी ना तब पता लग जाएगा, ये EN जो होता है ना, ये होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, अब उसके बाद इसमें ये ऑर्गेनिक का है, ये ऑर्गेनिक का है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ हो ना तो वो अगर डाई है तो उसको आप बिस करके लिखो, 2 की जगह जैसे ये दिख रहे हैं 3 हो ट्राई की जगह वो ट्रिस हो जाता है, ट्राइस। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या है, सबसे पहले आपको पता लग गया EN मतलब इथेन 1,2 डाई अमाइन, ऑर्गेनिक का है, अब डाई ना यूज करके बिस यूज करोगे, ट्राई ना यूज करके ट्रिस यूज करोगे, और उस नाम को हमेशा ये ब्रैकेट में रखोगे, सिंपल ब्रैकेट में रखोगे। ठीक, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने इसका नाम लिखना है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, X EN का होता है 0 × में 3 इज इक्वल टू +3, तो हमारा आ जाएगा +3 चार्ज। ठीक है, +3 चार्ज आ चुका है। अब मुझे नाम लिखना है, EN को देख के पता लगा ऑर्गेनिक, कितने लगे हैं 3 को ट्राई ना बोल के ऑर्गेनिक को बोलते हैं ट्रिस। ठीक है, S लगाना जरूरी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। अब EN का नाम होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन, तो आप ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमाइन, यहां लिख लेते हैं ट्रिस, इथेन 1,2 डाई अमाइन, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव है, 8 तो लगाना नहीं, सेम लाइन में आगे कंटिन्यू करोगे, कोबाल्ट, क्या चार्ज निकला आपका यहाँ पे 3। अब एक और चीज, जब स्क्वायर ब्रैकेट में ऊपर चार्ज लगा हो
आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपने आयन भी लगाना है, आयन भी लगाना है, पीछे आयन भी लगाना है कि आयन है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं है, ये अनायनिक है या कैटायनिक है, ठीक है, आयनिक है मतलब, अनायनिक आयनिक बोल सकते हो, तो ये आयन लगाना जरूरी है। TiH2O, TiH2O 6+3 नाम लिखने के लिए बोला, तो इसका चार्ज +3 आएगा। हेक्सा H2O को एक्वा बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक है, तो टाइटेनियम, टाइटेनेट नहीं, 8 नहीं होगा, टाइटेनियम, ये ध्यान रखना है कब 8 लगाना है कब नहीं। फिर चार्ज निकलेगा 3, फिर ऊपर कुछ लगा हुआ है तो पीछे आयन भी लगाओगे, पीछे आयन भी लगाओगे, आयन भी लगना है, ठीक है, हो जाएगा। तो बाकी आपने फिर से सारे कंटिन्यू करके अल्फाबेटिकली ऑर्डर, आयन लगाना है, 8 लगाना है, नहीं लगाना, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे आगे अब नाम लिखा हुआ है, फॉर्मूले बनाने हैं, तो हम करते हैं पोटेशियम टेट्रा सियानो निकलेट सेकेंड। अब ना 8 लिखा हुआ दिख गया, जैसे ही 8 लगा हुआ दिख गया तो मुझे पता लग गया मेरा कॉम्प्लेक्स जो है अनायनिक है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट पीछे की तरफ, आगे कुछ लगेगा, आगे लगेगा एस ब्लॉक का मेटल, एस ब्लॉक का मेटल है पोटेशियम, ये लगा दिया पोटेशियम। इनका नंबर नहीं पता क्योंकि हम नाम में कभी भी इनके नंबर नहीं बताते, 2 हैं 3 है 4 है, हमें नहीं पता। निकलेट Ni, टेट्रा 4, क्या 4 है, सियानो। नाम तो बन गया लेकिन वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, वैलेंसी है 2, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसके नाम में कुछ भी चेंज कर, इसके नंबर में चेंज कर सकते हो, क्योंकि जब हम नाम लिख रहे थे ना, मैंने बोला था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है टेट्रा पेंटा, उनका तो आपको नंबर लेना पड़ेगा नाम में, लेकिन जो बाहर है उनका नाम में कोई भी नेम ट्राई नहीं कर सकते। तो मेरे को नाम नहीं पता लगा कि ये कितने हैं, ये मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, एक सिंपल सा मेथड है, आप इनके नंबर बढ़ा बढ़ा के देखते रहो। मुझे कितना करना है, 2, अभी पोटेशियम का कितना है 1 + x, इसको x लेंगे, -1 इंटू में 4 = 0, 1 + x -4 = 0, अभी आ जाएगा 4 में से 1 गए 3, अभी तो बैलेंस नहीं हो रहा, इसको अगर 2 कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, तो अभी कितना आ जाएगा, x = 2, 2 ही तो चाहिए था, 2 ही तो चाहिए था, तो 2 यहाँ पे आ गया। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, K2NiCN4, टेट्रा है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, मुझे जब मैंने नाम लिखने सिखाए तब आपको बोला जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है ना, तो हम उसका डाई ट्राई पेंटा कुछ यूज नहीं करते, तो ऐसे ही तो वो आपको नहीं बताएंगे। अभी जब वो नहीं बताएंगे तो आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना यहाँ पे कि क्या आएगा, तो आप उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के मेथड से ढूंढ लो कि क्या आएगा, आप उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के मेथड से ढूंढ लो। एक और करते हैं, अब आपने एक और मैं बता रही हूं, ठीक, फिर आपने इनको अच्छे से करना है, जहां कोई दिक्कत आ जाए बता देना। अब आपको दे दिया 5th बता रही हूं, पेंटा अमाइन नाइट्रीटो, नाइट्रीटो पता होना चाहिए भी क्या होता है, कोबाल्ट 3rd, कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्ट का मतलब है सिंपल 8 नहीं लगाया तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, ये हो गया, ठीक है। अभी पेंटा अमाइन NH3 5, नाइट्रीटो NO2 होता है, NO2 एम्बिडेंट लिगेंड है, मैंने आपको बता दिया, इसको 2 मेथड से लिख सकते हैं, आइदर N से अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या फिर O से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो अभी वो बता रहे हैं कहां से ट्रांसफर कर रहा है नाइट्रीटो, O से, अगर O से कर रहा है तो उसको कैसे लिखोगे, ONO, ONO, ये सबसे बड़ी यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है बात कि वो O से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। अब क्या लगा हुआ है, कोबाल्ट आगे लगा दिया। अब ये बात ध्यान रखनी है, नाइट्रीटो है, O लिखा है, तो नाइट्रीटो एम्बिडेंट है, वो N से भी कर सकता है, वो O से भी, O से करेगा तो ONO, O से कोबाल्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब उसके बाद आगे क्या करना है, चार्जेस निकालो, X NH3 का 0 होता है,
इसका -1 होता है इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर ब्रैकेट में तो किसी का नंबर आप बढ़ा नहीं सकते, अंडरस्टूड है। जो इधर कुछ लगा होता या इधर कुछ लगा होता हम सिर्फ उसका नंबर बढ़ाते। नाइट पेंटामाइन, पेंटा वर्ड लिखा है तो ये तो अंदर ही आएगा। नाइट्रीटो ओ लिखा है तो ये भी अंदर आएगा, मतलब बाहर के लिए तो कुछ था ही नहीं। ई होता हम सोचते भी सही, तो सारा कुछ ओ है तो अंदर ही होने वाला है, बाहर कुछ है नहीं। मुझे नंबर बढ़ा के 3 करना है। कॉम्प्लेक्स आपका कैटाइनिक है क्योंकि 8 नहीं लगा हुआ, मतलब आप यहाँ पे चार्ज बढ़ा दो। कितना करना है 0 -1 इज इक्वल टू 0। अभी मेरे पास 1 हो जाएगा +1, मुझे कितना करना है 3, तो यहाँ पे +2 कर दो। +2 करते ही यहाँ क्या आ जाएगा +2 x, ये वाला चार्ज इज इक्वल टू 0 की बजाय +2x -1 इज इक्वल टू +2, ये उधर चला जाएगा +2 +1 x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 हो गया ना। 3 जो चाहिए था वही का वही हो गया है। ONO को लगाना है ONO, ठीक है ONO। अगर N नाइट्रीटो लिखा हुआ मिले N नाइट्रीटो तो सिंपल लगा दो NO2, और अगर O नाइट्रीटो लिखा हुआ मिले तो नाइट्रीटो को लिखते हैं ONO या ONO सिंपल, ठीक है ONO। तो ये आपके लिए अब होमवर्क है, जितने भी हैं सब कंप्लीट करो। जहां कोई प्रॉब्लम आए बता देना, वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इंट्रोडक्शन दे दी, कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक को कहाँ लेना है, लिगेंड्स कैसे होते हैं, उनके नाम टेबल लर्न करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, नाम कैसे लिखना है, नाम दिया हो तो फॉर्मूला कैसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। ओके, थैंक यू।